अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ फराहम करने का मामला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल हैं, जिन पर एतराज़ उठ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ फराहम करने के लिए वो बहुत तेज़ी और जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। कल और आज उन्होंने उन मामलात पर भी रिमार्क्स और अहकामात दिए जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों का हिस्सा ही नहीं है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा कि कल हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को डायरेक्शन मिली है जो नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, जिन पर तहरीक इंसाफ एतराज़ उठा रही है कि वो तोशाखाना केस को जानबूझकर बहुत सुस्त रवि से लेकर चल रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई के साथ तासुब बरत रहे हैं और उन्हें रिलीफ फराहम करने में ताख़ीर से काम ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हैरानकुन तौर पर ट्रायल कोर्ट के फैसले के मेरिट्स पर बात की। हालांकि ट्रायल कोर्ट के फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मगर कल जस्टिस अमृता बंदियाल ने हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस पर कुछ गैर मामूली अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज ही चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का पाबंद किया और यह हिदायत दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह समाअत करे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे हम समाअत करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की समाअत पीर को रखने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने यह तक कह दिया कि मैं रात 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में बैठता हूँ, कोई बात नहीं, कल आप आ जाएं। यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि वो आज चेयरमैन पीटीआई को कोई ना कोई रिलीफ फराहम कर दे, और ऐसा ना होने की सूरत में खुद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने का इंदिया भी दे रही थी। मगर आज दोनों अदालतों में ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 12:30 बजे समाअत शुरू की और वहां तवील दलाइल होते रहे। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा और दीगर वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और समाअत में वक्फा हुआ। तो उसके बाद लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। मगर चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में समाअत में वक्फा कर दिया, लेकिन इस दौरान फिर एक ऐसे मामले पर अहकाम जारी कर दिए जो दरख्वास्त उनके सामने ही नहीं थी। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आज के हुक्मनामे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल में रहने की सूरत हाल का पूछेंगे, अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में किस हाल में रखा गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस हवाले से हुकूमत से बाकायदा रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कल अपने अहकामात के बाद आज फिर ऐसे अहकामात दिए कि जिस पर वो फिर तनकीद की जद में आ गए हैं। उन पर एतराज़ बढ़ता जा रहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई को वो रिलीफ दे रहे हैं जो अब तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खुद भी उनसे नहीं मांगा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के इंतजार में समाअत में वक्फा कर दिया। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई, जहां इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के कुछ दलाइल सुनकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी और फिर कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई कि तोशाखाना केस की समाअत आज नहीं होगी। बेंच के रुकन जस्टिस मज़ाहिर नकवी लाहौर रवाना हो गए हैं। अदालती अमले की भी छुट्टी हो गई है। फिर यह खबर भी आई कि समाअत अगले हफ्ते तक चली गई है। यानी ये ड्रामाई सूरत हाल थी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त हिदायत जारी की कि पीटीआई के वकला को ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ही रिलीफ मिल जाएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर देगी। मगर आज दोनों अदालतों से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, आज राय से यह खबर भी आई कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के मरकजी वकील ख्वाजा हारिस केस से अलग हो गए हैं, क्योंकि उन्हें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कानूनी टीम के डिसिप्लिन पर एतराज़ात थे। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ उठाने का दबाव था और वो इस हिकमत अमली के खिलाफ थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे हैं, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। ख्वाजा हारिस का इससे मुताल्लिक बयान हल्फी दे रहा हूँ। इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मिला है। तो फिर लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की 3 ग्राउंड्स पर सजा मुअत्तली के लिए दलाइल दूंगा। सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की मुआफ़ी दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा का दौरानिया पहले भी कम और 3 साल कैद था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। कानून में तरीक़ाकार दिया गया है कि शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। सेशन कोर्ट बराह रास्त शिकायत सुन ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बाइस बरकरार नहीं रह सकता। इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। सजा कलअदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया
कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज पर फैसला दिया गया, तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। समाअत आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी, तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी, ट्रायल जज ने आपको इग्नोर किया, सॉरी आपके फैसले को इग्नोर किया। लतीफ खोसा की बात पर अदालत में कहके भी लगे। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा, तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर उन्हें उसी रोज गैर मुतल्लिका करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देने की वजह लिखी ही नहीं। क्या फौजदारी मुकदमात की तारीख में ऐसा कभी हुआ है? हक के दिफा खत्म करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुका था। मुआज़रत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से नहीं रोका। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका तो फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कोई 40 तो नहीं थे। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि गोशवारे जमा होने के 120 दिन के अंदर शिकायत दायर की जा सकती है और ये शिकायत 920 दिन बाद दायर की गई। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे सर पर हमेशा तलवार लटकी रहे। लतीफ खोसा ने ट्रायल कोर्ट में 5 अगस्त की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम के दिफा का ही हक खत्म कर दिया, बल्कि ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। ख्वाजा हारिस 12 बजे ट्रायल कोर्ट पहुंच गए थे और ताखीर से आने की वजह भी बताई, मगर जज ने कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अदालत ने फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। इसके बाद लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए तो चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि अमजद साहिब क्या आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लतीफ खोसा साहब मेरे निकाह के गवाह भी हैं। अमजद परवेज की बात पर अदालत में कहके लगे। इस दौरान सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दलाइल सुनकर अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई और लतीफ खोसा भी वहां पहुंच गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत अभी चल रही है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं जो काबिल तारीफ है। लतीफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने तमाम नकात पर दलाइल दे दिए हैं, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपका यही शिकवा था कि आपको सुना नहीं जा रहा। अब आपके तमाम दलाइल सुन लिए गए हैं। सिस्टम की खूबसूरती ही यह है कि पहले हाई कोर्ट से फैसला हो और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आए। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया पर गुस्से में जजेस पर तनकीद की जाती है। आइन और कानून के तहत फैसले अपने अहद के मुताबिक करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोशिशों को सराहता हूं, उनके फैसले का इंतजार करें, हमें अभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर लतीफ खोसा ने कहा कि कल अपने मौकिल से अटक जेल में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक पुलिस वाला हमारे दरमियान डट कर बैठा रहा, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि जब हाई कोर्ट का हुक्म आए तो तब देख लेंगे। कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई आया है, अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में किस हाल में रखा है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। फिर इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हो गई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हक के दिफा से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जेर समाअत है। हक के दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में जेर समाअत होने की वजह से ये बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच हो गया है। अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि यह अदालत इस वक्त सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। सजा मौतली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक के दिफा ही नहीं दिया गया। इस दौरान अमजद परवेज ने अपील में स्टेट को फरीक ना बनाने का एतराज उठा दिया तो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि शिकायत कुरुंदा इलेक्शन कमीशन है और दरख्वास्त गुजार ने उसे फरीक बनाया है, रियासत को अपील में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है। तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि सज़ा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया है। सजा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद कर दी जाए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि कम अज़ कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि स्टेट को नोटिस भी कर दे तो क्या होगा। तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि यह मैंडेट ऑफ लॉ है कि स्टेट को भी नोटिस होना चाहिए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। रियासत ने फैसला करना है कि वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं करेगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई है, यह मुख्तसर सज़ा है और यह बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि रियासत को बगैर नोटिस किए सज़ा मुअत्तल हुई हो। 3 साल कैद की सज़ा को कम दौरानी की सज़ा कहकर सज़ा मुअत्तली का कहा जा रहा है।
कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी। हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने में 3 महीने लगे थे। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि कल जुम्मा है और डिवीजन बेंच नहीं होता, फिर यही लोग कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन अदालत लग गई। तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपको कल दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि मुझे दलाइल के लिए 3 घंटे चाहिए। इस मौके पर लतीफ खोसा ने तवज्जो दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस अदालत के फैसले का इंतजार है, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि कल दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने की तवक्को थी, लेकिन अचानक वहां भी समाअत मुलतवी हो गई और ज़राए के मुताबिक समाअत अगले हफ्ते तक चली गई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी समाअत की अगली तारीख नहीं दी है, लेकिन इसमें लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि बादिउन नज़र में हमारे कल के ऑर्डर की रोशनी में हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत जारी है, लिहाजा इन हालात में मुनासिब होगा कि मजीद समाअत से पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा है कि अटॉर्नी जनरल 28 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल में हालत ज़ार पर चैम्बर में रिपोर्ट पेश करें। इस हवाले से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तनकीद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है इससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है, महीनों सफाई के मुतादिद मौके दिए गए, मगर बंदियाल साहिब का लाडला उनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा। तब क्यों ना बोले। मरियम नवाज ने एक पोस्ट में लिखा कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा। चीफ जस्टिस के कल के अहकामात और आज के रिमार्क्स पर तनकीद हो रही है कि तोशाखाना केस में वो उन मामलात को भी उठा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत ही नहीं है। कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलें सुनते सुनते ट्रायल कोर्ट के फैसले पर न सिर्फ रिमार्क्स दिए बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत भी जारी की, जिस पर आज पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कल हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को डायरेक्शन मिली है। पाकिस्तान की कौन सी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जो इन ऑब्जर्वेशंस की मौजूदगी में कोई आइदर वे फैसला कर पाएगी। जो मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंटरफेरेंस होगी तो ये एक फरीक जो मुतासरा होगा उसके साथ ज़्यादती है। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। अब कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर दोबारा समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत और अदालती माहौल पर बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स मतियुल्लाह जान और हसरत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मतियुल्लाह जान साहब, ज़ाहिर है बहुत लंबा अरसे से आप अदालत कवर कर रहे हैं, आप दोनों ही कवर कर रहे हैं। ये अनोखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा हुआ था, थोड़ी देर बाद अपनी भी समाअत रखी हुई थी और कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑप्शन है नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सिवाय इसके कि आज मुअत्तल हो जाती सज़ा इमरान खान साहब की, मगर नहीं हुई। ये अनोखी प्रोसीडिंग्स थी और कैसे देखा आपने, क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि कल तो बहुत उम्मीदें लग रही थी तहरीक इंसाफ को। देखिए शाहजेब, ये सब कुछ अनोखा भी था और इस केस में अनोखा लाडला भी था। ये पूरे का पूरा जैसे किसी वीआईपी के लिए रूट नहीं लगा होता, शारे दस्तूर पे हम अमूमन देखते हैं सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक रास्ते में लोग खड़े होते हैं, तो इसी तरह ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक रूट लगाया हुआ था और बल्कि बाकायदा इंतज़ार हो रहा था कि कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला होगा तो हम जो है जो दरख्वास्त गुजार है वो आएगा, दरख्वास्त डालेगा और फिर हम फौरी तौर पे उस पर बैठ के कोई फ़ैसला करेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत अनोखा था और ये बिल्कुल बड़ा ही अनयूजुअल था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा था। उन्होंने एक मौके पे यहाँ तक कह दिया कि हम तो सैंडविच होके रह गए हैं ट्रायल कोर्ट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो एक शदीद दबाव की सी एक सिचुएशन पैदा की हुई थी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो साथी जजेज़ हैं वो स्पेशली आज 2 बजे उन्होंने हियरिंग की और ये जानते बूझते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी समाअत जारी है और आज 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। मेरे ख्याल में ये वक्त देना भी आज का मुनासिब नहीं था। तो बड़ा ही एक अजीब सा, अब ये वैसे ही है कि अगर ट्रायल कोर्ट के किसी जज को हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि आपने कल इतने बजे बैठ के इतने बजे तक फ़ैसला सुनाना है। ट्रायल कोर्ट तो फिर एक मातहत अदालत होती है, शायद हाई कोर्ट उसको अगर ये कह भी दे कि कल आप इसको हियर करें, मगर सुप्रीम कोर्ट की मातहत बिल्कुल नहीं होती कोई भी हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट आइनी अदालतें हैं, ये इंडिपेंडेंट अदालतें हैं
और ये इनकी एक खुद मुख्तारी है और ये प्रोविंशियल ऑटोनमी के फ्रेमवर्क में भी आती है। तो ये बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं वो निगाहें फरशेरा बिछाए बैठे थे कि हमारे पास कोई बहुत ही VIP दरख्वास्त गुजार शायद आज ही आएगा, ये कोई भी फ़ैसला अगर हुआ और हम आज ही उसको इंसाफ दे देंगे। और ये वो अदालत है सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पे 54,000 के करीब मुकदमात जो हैं वो अभी भी ज़ेर अल्तवा हैं, जिनके फ़ैसले नहीं हुए, और सैकड़ों ऐसी दरख्वास्तें हैं ज़मानतों की जिनकी तारीख ही नहीं निकल रही और लोग जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो ये माजरत के साथ ये लफ्ज़ हमें इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि लिटरली जो गरीब लोग हैं वो सड़ रहे हैं जेलों में पड़े हुए, मगर शायद इमरान खान का जो केस है वो बहुत ही स्पेशल है। और फिर ये मालूम करना चीफ जस्टिस का कि वो किन हालात में रह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। या तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, ये कोई सुओ मोटो कार्रवाई भी नहीं है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक पुराना हुक्म था, उस पुराने हुक्म को एक कानूनी बुनियादों पे चैलेंज किया गया था और ये उस वक्त का हुक्म चैलेंज हुआ था कि जब तोशाखाना ट्रायल कोर्ट ने अभी फ़ैसला नहीं दिया था, और अब फैसला भी आ गया, उसकी अपील भी हाई कोर्ट में लगी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट बैठ के यहाँ पे पूछ रही है कि वो जो सज़ा याफ्ता शख्स है उसको जेल में किन हालात का सामना है। बावजूद इसके केस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपने अहकाम जारी कर चुकी है कि जो भी जेल के कवानीन हैं, कवायद और ज़वाबत हैं, उनके ऐन मुताबिक उनको जो है सहूलियात दी जाएँ। उनकी फैमिलीज़ की मुलाकातें भी हो रही हैं, वकला की मुलाकातें भी हो रही हैं, और इन सब के बावजूद चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आना ये तासुर देता है कि इस मुल्क में 54,000 जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं उसके फ़्रीक़ैन की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ एक सियासतदान की हैसियत है। और ख़ास तौर पर ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने अभी तक अपने रिक्यूज़ल का फ़ैसला भी नहीं किया, जिसके ऊपर एतराज़ ये था कि वो अपनी सास की जो ऑडियो लीक हुई है तो ऑडियो लीक के केस में बेंच पे वो नहीं बैठ सकते, और वो शायद इसीलिए नहीं किया था कि अगर वो फैसला दे देते तो इमरान खान से मुतल्लक किसी भी केस में आज वो ना बैठ सकते। असाद मलिक साहब, ज़रा बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, हमने आपके साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस भी किया है कि बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड होता रहा है अदालतों में, मगर क्या ये भी उसका एक तसलसल है? क्योंकि एतराज़ हो रहा था, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी बात की गई, कुछ वकला की तरफ से, इसके अलावा जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं कि जो कुछ मांगा नहीं था, कल भी इस्तदा भी नहीं की थी जिसकी, वो बात भी कर दी गई। जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसके मेरिट्स पर बात कर दी गई, कोर्ट ऑर्डर में बात कर दी गई। फिर आज जो इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशंस हैं उसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने कोई इस्तदा नहीं की थी, मगर उस पर रिपोर्ट मांग ली गई। जी बिल्कुल शाहजेब, ये तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट चीफ जस्टिस साहब कोई कंसिडरेशन ज़हन में रख के इस किस्म की ये जो प्रोसीडिंग चला रहे हैं। अमूमन ये 2 मिनट की प्रोसीडिंग होती कल, और कहा जाता कि जी ये मामला अब इन्फ्रेक्चुअस हो गया, आप जाएं हाई कोर्ट में, मैटर वहाँ पेंडिंग है और वहाँ अपना केस प्लीड करें। लेकिन हमने देखा 2 घंटे समाअत हुई और जिस तरीके से जो है वो क्वेश्चन किए गया कि क्या एक MNA दूसरे MNA के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फाइल कर सकता है वहाँ, और शुरू में तो ऐसा लगा कि पूरा केस ही ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन वो जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से ये सवाल बार बार हो रहा था कि जी मेन जब फैसला कर दिया जज हुमायूं दिलावर ने तो हम कैसे इस मामले को अब देख सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि हम कुछ पॉइंट जो हैं वो हाई कोर्ट को रेफ़र करेंगे कि वो इन जब मेन अपील डिसाइड करें तो इनको जो है वो डिस्कस करें। फिर हमने देखा कि जिस तरह हुमायूं दिलावर जो हैं वो उन्होंने कानूनी तकाज़े कुछ पूरे नहीं किए, जल्दी में थे, उनका कोर्स भी आना था, UK जाना था। अब चीफ जस्टिस साहब भी कोई बज़ाहिर लग रहा है कि जल्दी में हैं, उनके पास भी टाइम कम है, और उनकी भी ये है कि वो बिल्कुल अब सोची समझी उनकी सोच ये है कि नून लीग का सपोर्टर तो वो उनको तनकीद का निशाना बना रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी प्रोसीडिंग करें ताकि उनकी जो PTI में और PTI की सपोर्टर जो हैं उनमें जो है वो एक उनको जो है वो अच्छा उनका स्टेचर अच्छा रहे, और जो है वो जब रिटायर भी हो जाएं तो कम से कम उन हलकों में उनकी पजीराई हासिल रहे, उन वकला में भी रहे, उस मीडिया में भी रहे, और PTI के अंदर भी रहे। आज जो अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि जी जेल में इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है, इस पर रिपोर्ट दें, ये एक ऐसी डायरेक्शन है, ना इस पर कोई फार्मल सो मोटो लिया गया है, और ये कोई प्रोसीजर उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि ये भी वो चीज़ है कि ताकि जो PTI के अंदर चीफ जस्टिस साहब अपनी सपोर्ट जो है वो कायम रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा वही जजेस जो जिन पे एक परसेप्शन रही है
कि जी ये पीटीआई को के हवाले से इनकी जो सोच है वो डिफरेंट है, उनके रिमार्क्स बिल्कुल वाज़े उसी तरह आ रहे हैं। तो ये जो हम तनकीद करते हैं, जो बातें करते हैं, उसका मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जजेस उससे ज़्यादा फर्म हो के अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे कायम हैं, बजाय इसके कि वो अपने रवैये पे नज़रसानी करें और अपने आप को जो है वो देखें कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। वो उस तरह नहीं हो रहा। और ये मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने डेलिबरेटली ये कल की प्रोसीडिंग चलाई और आज भी जिस तरीके से आर्डर किया, और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बज़ाहिर लग ये रहा था कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पढ़ा जाएगा और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सज़ा इमरान खान की सस्पेंड कर देगी, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका ये भी लगता है कि जो दूसरी साइड है उन्होंने भी फिर वो भी एक्टिव हो गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इरफान कादिर आ गए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो 2 दिन की कार्रवाई है उसने नून लीग को भी एक नैरेटिव दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नून लीग का तो अब रवैया डिफरेंट है, लेकिन फिर बज़ाहिर लग रहा है कि वो वही बात जजेस के हवाले से नवाज शरीफ साहब अब करेंगे कि जी जब 2017 में मुझे जिस तरीके से जजेस ने निकाला, अब भी वो चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल को कल भी उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। आज भी नैरेटिव आज भी मरियम नवाज साहब तनकीद करती नजर आए, मगर पीटीआई का भी एक केस है और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ है मतीउल्लाह जान साहब। जाहिर है जब वो बतौर जज नून लीग भी उन पर तनकीद करती रही है, पूरे स्कैंडल का उन्हें इल्ज़ाम लगाती रही है, अब तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद कर रही है, चाहती है कि उनकी अदालत से सारे के सारे केसेस भी ट्रांसफ़र हो जाएं। आज जो नहीं आ सका फैसला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कम गुंजाइश छोड़ी थी कि आज फैसला ना, अपनी समाअत भी रखी हुई थी, वो इसीलिए नहीं आया कि जो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, या फिर वाक़अतन समाअत इतनी तवील हो गई थी कि फैसला नहीं आ सकता था। देखिए, आज एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा ने अपने दलाइल जो शुरू किए, तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो 15-20 मिनट अपने दलाइल करके जल्दी से ख़त्म कर देंगे ताकि इलेक्शन कमीशन के वकील को भी 10-15 मिनट का ही वक्त मिले और 2 बजे से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजबूर हो जाए कि वो कोई फ़ैसला दें। और ख़ास तौर पर जो तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा है, उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर कम से कम चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कोई फ़ैसला दे दें। मगर एक गलती बज़ाहिर एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा से ये हुई कि उन्होंने 1.5 घंटे तक बोलते रहे और दलाइल देते रहे और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी उनको ज़्यादा रोका नहीं। और अचानक जब 1.5 घंटा गुजर गया तो सरदार लतीफ़ खान खोसा को ख्याल आया कि ये तो 2 बज गए हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल भी नहीं दिए, तो वो अदालत से इजाज़त लेके सुप्रीम कोर्ट तो पहुँच गए, मगर उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि हम 5 मिनट का वक्फा करते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ जो हैं उन्होंने अपने दलाइल शुरू की और बड़े अहम कानूनी नुक्ते उठाए और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका मकसद तवील दलाइल बिल्कुल देना नहीं था, मगर सरदार लतीफ़ खान खोसा ने जो इतने तवील दलाइल दिए हैं और उनमें कुछ नए पॉइंट्स उठाए हैं और 6 नुकात उन्होंने उठाए हैं, इन सब के अब वो जवाब देना ज़रूरी समझते हैं और ये उनका हक़ है। तो बुनियादी तौर पर सरदार लतीफ़ खोसा से भी मिसकैलकुलेशन हुई, वरना आज जो है इस बात का इम्कान था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ना कोई फ़ैसला देने पर मजबूर हो जाती या ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ैसला महफूज कर देती, मगर वो भी शाम तक वो फ़ैसला आ सकता था। तो ये एक टेक्निकली सरदार लतीफ़ खान खोसा ने बहुत टाइम लिया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के वकील को भी एक मौका मिल गया और वो अब कल 11:30 बजे दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जहाँ तक उनके ऊपर माजी में नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम का ताल्लुक है या एडवोकेट राना शमीम के हल्फिया बयान में उनका जो मुबैना तौर पर जिक्र है और नून लीग भी उन पर इल्ज़ाम लगाती रही है, तो मैं सिर्फ एक मुख्तसर बात ये करूँगा शाहज़ेब खानज़ादा कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को जितना भी बुरा भला कहें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन जजेस का जो है सिर्फ नौकरी की हद तक इनका कोई इंटरेस्ट होता है या खौफ या ख़दशा होता है, कम से कम बात का नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि हमारी अदलिया जो है वो बज़ाहिर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहती है या सियासतदानों को ब्लैकमेल करना चाहती है। अदलिया जो है सिर्फ इस्तेमाल होती है, मगर आज तक हम इस्तेमाल करने वालों के हवाले से इतनी शिद्दत के साथ बात नहीं कर पाते जितनी शिद्दत के साथ हम जजों के बारे में बात करते हैं और ख़ास तौर पे रिटायर होने वाले जजों के बारे में। और ये बताइएगा असद मलिक साहब, आपको लग रहा है कि आज नहीं हुआ, कल तक मामला चला गया, मगर रिलीफ इमरान खान साहब को इस केस की हद तक सज़ा मौतली की सूरत में और इस केस की हद तक जो सज़ा मौतल होने की सूरत में जेल से रिहाई की सूरत में मिलने जा रहा है इवेंचुअली?
देखिए शाहजेब, एक तो बात मैं भी कहूँगा कि पीटीआई की लीगल टीम में अब डिसिप्लिन का फुकदान है। इसी वजह से ख्वाजा हारिस भी अलग हो गए कि वो चाह रहे थे कि जो केस की जो सारा कमांड है वो खुद संभालें। अब हम देख रहे हैं कि हर कोई हाज़िरी लगा रहा है। आज भी 3 वकला जो हैं वो उन्होंने आर्गू किया, सलमान अकरम राजा ने भी किया, बैरिस्टर गौर ने भी किया। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस दफ़ा देखूंगा कि बहुत से वकला को ही टिकट दूंगा। तो बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त लीगल टीम में हैं। कुछ MPA का उम्मीदवार है, कुछ MNA का उम्मीदवार है, कुछ सेनेटर का उम्मीदवार है, कोई वकील। तो उसका बड़ा नुकसान PTI को हो रहा है। और जो आज टाइम ज़ाया हुआ है उसकी वजह ये डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन था। और जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब चले गए कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट वेट कर रही है, वो उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई अच्छा पसंद नहीं किया। तो मेरा ख्याल है प्रोफेशनल वकील का ना होना भी ये एक बड़ा वजह बनी। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अभी टाइम मिल गया है दूसरी साइड को भी। अब देखना होगा कि क्या ये सज़ा अब सस्पेंड होगी भी या नहीं होगी। जो आमिर फारूक साहब पे इल्ज़ामात लगे हैं, मे बी PTI वैसे तो बड़ी प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने, और भी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि जी ये जस्टिस आमिर फारूक बायस हैं, लेकिन आज उन्होंने कोई इस तरह की बात सच नहीं की। और वो बिल्कुल उन्होंने एतमाद का इजहार उन पर किया है। लेकिन कोई डेवलपमेंट कोई ऐसी हो सकती है 2-3 दिनों में, मे बी कोई, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन इस केस में अगर सज़ा सस्पेंड भी हो जाए, क्योंकि 3 साल की सज़ा है, रिमिशन हो जाए तो पीछे रह क्या जाता है, सस्पेंशन मेरा ख्याल है कि बनती भी है। लेकिन और कोई केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि वो वापस आएंगे वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये याद रखें कि जो चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर होने जा रहे होते हैं, वो भी अपनी लेगेसी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 187 है कंप्लीट जस्टिस के नाम पे, वो कोई ऐसा आर्डर पास कर सकते हैं कि किसी और केस में, ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी ना हो। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन ये लग रहा है बज़ाहिर कि चीफ जस्टिस साहब की जो अपने टेन्योर में उन्होंने 5 जज लगाने थे, एक जज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और बज़ाहिर लग रहा है केयर टेकर से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो वो कोई ना कहीं तो अपनी रिएक्शन, तो ऐसा वकला में भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आएगा। लेकिन चीज़ें कम हैं। उनको डिसएडवांटेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तकसीम है, और सुप्रीम कोर्ट में अब में भी उनके साथ जो साथी जजेज हैं वो भी आगे तक ना जाए उनके साथ। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट होने के बाद मुआशी माहिरीन को यह तवक्को थी कि मुआशी गैर यकीनी 9 माह के लिए ख़त्म हो गई है, मगर चंद हफ्तों बाद ही उसके आसार दोबारा नजर आ रहे हैं। तारीख में पहली दफ़ा डॉलर ने रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक में ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। डॉलर इंटरबैंक में 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ है, मगर ओपन मार्केट में 316 रुपये तक मिल रहा है। और IMF की शर्त है कि 5 दिनों में ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट का औसत फ़र्क 1.25% यानी तकरीबन 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का बढ़ना मुसलसल इंटरबैंक में भी रुपए को दबाव में रखे हुए है, और जैसे जैसे इंटरबैंक में डॉलर बढ़ रहा है ओपन मार्केट में और बढ़ रहा है, जिससे इंटरबैंक में दबाव और बढ़ रहा है। एक तरफ जुलाई का 80 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा है, तो दूसरी तरफ मुल्क की मुसलसल गिरती हुई बरामदात और तरसीलात ज़र हैं, और तीसरी तरफ IMF की शराइत के तहत हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। बैकलॉग क्लियर हो रहा है, और ये भी रुपए की कदर पर दबाव डाल रहा है। और फिर 22% की शरह सूद के बावजूद लोग डॉलर्स खरीद रहे हैं, यानी पाकिस्तानी रुपए पर पाकिस्तानी अवाम और मार्केट्स का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। और स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 18 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 7.9 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं। और इस सब में मसला ये है कि आने वाले दिनों में IMF की अगली किस्त नवंबर में होने वाले रिव्यू के बाद मिलेगी। और इसके अलावा मुल्क में डॉलर्स के इनफ्लो के हवाले से गैर यकीनी है, और करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगियों की वजह से रुपए पर प्रेशर बरकरार रहने का खतरा है। और जितना रुपया गिरेगा उतना ही महंगाई बढ़ेगी। बिजली, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। शरह सूद मजीद बढ़ाने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा, सूद की अदायगियाँ मजीद बढ़ेंगी, खसारा मजीद बढ़ेगा। और इस पूरी खतरनाक साइकिल में
पाकिस्तान फंसा हुआ है और मुसलसल मजीद फंसता जा रहा है। बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल से। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। IMF के साथ मुआहदा हो गया, स्टेबिलिटी की तवक्को थी, मगर करेंसी मार्केट में हमें नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है। रुपये ने, डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी की है और वो एक बाकायदा तौर पर एक प्रेशर है, 22% की शरह सूद हो, लोगों का फिर भी करेंसी पर एतमाद ना हो, वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हों, किस तरफ जा रही? देखिए शाहज़ेब साहब, मेरे ख्याल से जा तो बेहतरी की तरफ रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर महसूस नहीं भी हो रहा फिर भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपके पास आपके मुल्क में 30% इन्फ्लेशन है, महंगाई शरह सूद 30% से बढ़ रही है। जिन ममालिक से आप ट्रेड करते हैं उधर औसतन 7-8% से बढ़ रही है। तो यही स्टैंड रखने के लिए हमको 22-23% हर साल हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी, जो तकरीबन 6 रुपये महीना हो गया। उसके बाद आपने, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे जो IMF की शर्त है कि आप खोलें, और क्योंकि ये अब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रहे हैं, तो आपकी पेंट अप जो इंपोर्ट की डिमांड थी वो भी बढ़ रही है। तो इस वक्त आपके मतलब आपके डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर प्रेशर आया हुआ है इंटर बैंक के अंदर, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से हटा नहीं है इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन, इसलिए वो 10-15 रुपए का फ़र्क हो जाता है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में। लेकिन जैसे 2-3 महीने में आप देखेंगे कि अगर इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। मगर ये डिस्टेंस इस तरह कम होगा कि ओपन मार्केट और ऊपर चला जाएगा और इंटर बैंक उसके करीब चला जाएगा, या कम से कम एडजस्टमेंट दूसरी तरफ होगी? क्योंकि 1.25% की शर्त रखने के लिए ओपन मार्केट बढ़ती है, इंटर बैंक उसको चेज कर रहा होता है। देखिए, अब ये शर्त इसलिए रखी गई थी क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी जो हैं वो खोल देंगे। पाकिस्तानी जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो भी वादा करेगी वो पीछे से वो ऑर्डर दे देंगे स्टेट बैंकों के एलसीआं कम रख दो, क्योंकि उसको इस बात का यकीन नहीं था। और क्योंकि इनको ये पता चलता है कि अगर वो बहुत फ़र्क है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट रोक रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। हमको इस शर्त को नहीं सोचना चाहिए शर्त के बारे में इस वक्त, लेकिन जो, और मेरे ख्याल से वी वुड भी ओके, आगे IMF इतना वो इंसिस्ट नहीं करेगा शमशाद साहिबा के दौर में, लेकिन हमको सिर्फ आहिस्ते आहिस्ते जो इंपोर्ट खोल रहे हैं वो खोलना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस तरह खोल रहे हैं। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस मेरे ख्याल से कंज्यूमर गुड्स पे, गाड़ियों वगैरह पे, फ़ोन वगैरह पे अब भी होनी चाहिए, लेकिन बाकी रिस्ट्रिक्शंस आहिस्ते आहिस्ते खोल देंगे। मगर क्या ये भी देखना चाहिए कि कम से कम इंपोर्ट्स पर जब हम रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रॉ मटीरियल ओरिएंटेड हो, जिसकी वजह से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि इंपोर्ट्स पर इतनी पाबंदियाँ लगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो गई। $2 अरब की पिछले महीने में आई हैं। हालांकि हमने देखा है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स नहीं गिर रही, हमारी गिर रही हैं। कि एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ती नजर आएंगी, या आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही? एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट का इनपुट तो होता है, और एक्सपोर्ट्स के अंदर जाहिर है कि यहाँ की जो महंगाई है उसका भी देखना होता है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हमने आर्टिफिशियली रुपए को रोका हुआ था पिछले 229-30 पे, तो उससे एक्सपोर्ट कम हुई थी, रेमिटेंस भी कम हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ते आहिस्ते वापस आ जाएगी। एक और जो अंसर था कि उस वक्त जब डिफ़ॉल्ट के बड़े बादल छाए हुए थे तो बायर भी ज़रा सा घबराया हुआ था पाकिस्तान से। अब बायर्स भी वापस आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 1-2 महीने के अंदर दीज थिंग्स विल सॉर्ट इट आउट, ख़ास तौर पर अगर ये IMF का पहला ये रिव्यू हो जाता है। और ये याद रहे कि हमको अगले प्रोग्राम में भी जाना होगा IMF के। ये काफ़ी नहीं है कि आप ये प्रोग्राम कर लें, और जब तक आप वो प्रोग्राम में नहीं जाएंगे आप मतलब एक सही रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। जी, तो आपने कहा कि ज़ाहिर है हमारी जो इन्फ्लेशन है उसका जो डिफरेंस है, जितना डिफरेंस होगा उतनी हमारी करेंसी गिरेगी, उसी तरीके से हम कंपेरेटिव रहेंगे। मगर ये भी एक साइकिल है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। हमारी करेंसी गिरती है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, करेंसी मजीद गिरती है, और इसी साइकिल में, और फिर उससे ज़ाहिर शरह सूद बढ़ती है, फिर उससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, उससे खसारे बढ़ते हैं, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बिजली सब बढ़ती रहती है, सर्कुलर रेट बढ़ता है। ये साइकिल से निकले कैसे? ये एक बड़ी विशेष साइकिल है जो आपने बताई कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो डिवैल्यूएशन होती है, डिवैल्यूएशन होती है तो मज़ीद चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसको निकलने का एक ही तरीका है कि जो मनी सप्लाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है उसको रोका जाए। मनी सप्लाई को रोकने का एक तरीका तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, लेकिन जिससे और मईशत स्लो हो जाती है। लेकिन जो अच्छा तरीका है, जो ऐसा तरीका है, वो ये है कि हमारे पास इस वक्त फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। जो असल मसला है वो ये मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है, वो फिस्कल पॉलिसी का है। आपका डेफिसिट अगर 8,000 अरब रुपए का हो, आप टैक्स जितना जमा कर रहे हैं इससे ज़्यादा आप सूद दे रहे हैं, तो आप वहाँ फंसे हुए हैं। जब तक कि आप अपना डेफिसिट श्रिंक नहीं करेंगे, आपका फिस्कल डेफिसिट श्रिंक नहीं करेंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट श्रिंक नहीं होगा, आपके डॉलर की कंजम्पशन खपत कम नहीं होगी। तो जो पहला काम हुकूमत को करना चाहिए कि वो अपने वहाँ पे अखराजात कम करें या टैक्स बढ़ाएं, वहाँ पे डेफिसिट कम करें या NFC अवार्ड वगैरह को देखें। जब वहाँ पे ये देख लेंगे और डेफिसिट कम हो जाएगा तो खुद ब खुद यहाँ पे फिर आप वो वाइशियस साइकिल से निकल जाएंगे और एक वर्चुअस साइकिल में चले जाएंगे। मगर IMF क्या
आप प्रोग्राम में होते हैं, IMF कहता है आपने इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखने हैं, ना भी हो तो 22% की सतह है, शायद दोबारा प्रेशर आएगा, उससे ज़ाहिर सूद की अदायगियाँ बढ़ती हैं, हमने देखा पिछले साल में 7,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई, तो फिर वो एक साइकिल है जिसका ये हिस्सा है। तो सूद की अदायगियाँ कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करना, इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए IMF नहीं मानता, ये कैसे निकलेगा? देखिए, एक तो इस वक्त याद रखें कि पाकिस्तान में 30% का महंगाई है और 22% का डिस्काउंट रेट है, तो आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक मसला ये होता है कि फूड इन्फ्लेशन 40% है, अदर गुड्स का इन्फ्लेशन 20% है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स आपके लिए जो कर्ज लेते हैं वो उनके सामने 20% इन्फ्लेशन है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 3-4% पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है, तो हमको मसला आ रहा है। आई कैन सी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप होता ये है कि जब हुकूमत पाकिस्तान शरह सूद बढ़ाती है तो उसको 300 अरब रुपए और देने पड़ते हैं, वो 300 अरब रुपए उसके पास नहीं है, वो स्टेट बैंक से कर्ज देने जाती है, वो बैंकों से कर्ज देने जाती है, वो बैंकों के पास भी नहीं है, तो स्टेट बैंक पैसे छापती है, बेसिकली OMO करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंकों को कर्ज देती है, फिर बैंकों से लेकर वापस हुकूमत को देती है, तो मनी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। जब तक कि आप अखराजात नहीं कम करेंगे, जब तक कि आप खसारा कम नहीं करेंगे, टू बी वेरी रेवेन्यूज बढ़ाने की कोशिश, या रेवेन्यूज बढ़ा दें या खर्चा कम कर दें, जब तक आप वहाँ से कम नहीं करेंगे आपको यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कह रही है कि हम रोकें आपकी फिस्कल पॉलिसी जो एक्सपेंशनरी है और यहाँ पे इसलिए फंसे हुए हैं, तो ज़रा सा फिस्कल पॉलिसी के ऊपर आपको ब्रेक लगाना होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी काम कर सकती है। मगर क्या IMF की और जो आउटगोइंग हुकूमत थी उन दोनों की वैल्यूएशन ठीक थी कि $6 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट और उसके साथ हमारे पास बैरूनी अदायगी और सबके पैसे मौजूद हैं और डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, या फिर उस असेसमेंट में कोई ना कोई फ़र्क है कि हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं? 7.9 अरब डॉलर्स के हमारे इस वक्त रिजर्व्स हैं, इनफ्लोज का हमें नहीं पता, आउटफ्लोज का हमें पता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। नहीं, देखिए, आउटफ्लोज क्योंकि आपको कर्ज की अदायगी करनी होती है तो वो लिखे हुए होते हैं आपके पास, तो वो पता होता है। इनफ्लोज जो होते हैं वो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनफ्लोज का आपको इतना गारंटीड नहीं पता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन टू से कि 2.25 अरब डॉलर के दरमियान कहीं जो है वो आपको एक्सपोर्ट की रिसीट्स आ जाएंगी, 2.25 बिलियन डॉलर्स तक आपको रेमिटेंस की रिसीट्स आ जाएंगी, तो ये तो आ ही जाता है ना पाकिस्तान को। उसके अलावा कुछ लोन्स वगैरह आ रहे होते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आई थिंक कि ये जो IMF का असेसमेंट है, हुकूमत का असेसमेंट था, ये ठीक असेसमेंट है। इसको अगर आप आहिस्ते आहिस्ते मैनेज कर लें, बहुत तेज़ी ना करें इंपोर्ट खोलने में भी, आहिस्ते आहिस्ते खोलते रहें तो ये काम हो जाएगा। उतना करें कि जितना तक आप IMF को मना सकते हो, फिर उसके तेजी से ना। मगर आप समझते हैं शरह सूद में मज़ीद इजाफा होना चाहिए, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, शरह सूद कम है, अभी तक जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी इफेक्टिवनेस पर सवालात उठ रहे हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान में एक पैरेलल कैश इकॉनमी मौजूद है, उस वजह से भी सवालात उठते हैं, मगर ये भी कहा गया कि स्टेट बैंक जो है वो प्रोएक्टिव नहीं था जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया, उनके जितने भी एस्टिमेट्स थे, जितने भी टारगेट्स थे, वो वन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आफ्टर दी अदर वो गलत साबित होते रहे। अब क्या करना चाहिए? टर्की में हमें एर्दोगान साहब नज़र आए थे कि वो बहुत उनकी एक ज़िद रही कि शरह सूद नहीं बढ़ानी है, मगर एक साथ 17.5% से 25% उनकी तरफ से शरह सूद की गई है। हालांकि एनालिस्ट 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी जंप है 7.5% की जो एक दफ़ा की गई है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि मार्केट के ख़िलाफ़ आप जितने अरसे तक चले जाएं, इवेंचुअली ये जंग जो है वो मार्केट जीतती है, आपकी कोई और ऑल्टरनेट थ्योरी काम नहीं करती है। अब इस वक्त आपको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 30% इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान में जो डिस्काउंट रेट है वो 22% है। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो स्टेट बैंक के पास है कि किस तेज़ी से मनी सप्लाई बढ़ रही है, उसका कितना अफेक्ट है प्राइसेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस यानी कि पेट्रोल, डीजल, बिजली वगैरह जो महंगी कर रहे हैं आप, आए दिन ही महंगी हो रही है, उसका कितना अफेक्ट है इन प्राइसेस के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर कितना इफेक्ट है, एक्सपेक्टेशंस का कितना वो होता है, कोर इन्फ्लेशन। खैर थोड़ी ये तो कुछ तो पता है, लेकिन स्टेट बैंक के पास बड़ा डिटेल्ड मॉडल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कम करना तो मुनासिब बिल्कुल नहीं होगा, शायद 1-8% बढ़ जाए। उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि स्टेट बैंक अपना इंटेंट शो करती है कि हम इन्फ्लेशन को कम करके छोड़ेंगे। पाकिस्तान इज़ नेवर बिन अ वेरी हाई इन्फ्लेशन कंट्री, और खुदा न खास्ता अगर इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है तो फिर उस बोतल को जिन को बोतल में वापस करना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा इस वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव खेलें, और अगर इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाना लग रहा है कि ये ज़रूरी है IMF के प्रोग्राम को भी ऑन रखते हुए, तो शायद मुनासिब है। मगर क्योंकि ये तवक्को की जा रही थी या गवर्नमेंट के अपने एस्टिमेट थे कि अगले माली साल में, क्योंकि और स्टेट बैंक के भी, कि हाई बेस इफेक्ट होगा तो हमें इन्फ्लेशन नीचे आती नजर आएगी, सिंगल डिजिट्स तक की भी बातें की जा रही थी। बट अब वो मुश्किल नहीं लगता है कि अगले वाली साल में हमें सिंगल डिजिट्स में इन्फ्लेशन नजर आए, जिस तरीके से करेंसी गिर रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और क्रिएट हो रहे हैं? ये 23-24 के साल में सिंगल डिजिट्स तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो 40% से 28% पे तो आ गए हैं। अगर हुकूमत जो है वो इसको 17-18% पे ले आती है साल के आखिर में, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आउटकम।
और आपको यहाँ से, क्योंकि जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, एक हफ्ता हो गया केयरटेकर गवर्नमेंट को हल्फ लिए हुए, मगर उनकी जो इकोनॉमिक टीम है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं नज़र आया है, ना मार्केट्स के लिए, ना इस वक्त मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल है या उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। आपको लगता है कोई ऐसे ख़तरात हैं नहीं इस वक्त जो कि पहले थे, इस वक्त सेफ़ है इकोनॉमी, कोई ऐसे मसले नहीं? डॉक्टर शमशाद जो है PhD इकोनॉमिक्स में है, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, स्टेट बैंक में रह चुकी हैं। आई थिंक कि उनको पता है कि क्या काम करना है। मेरे ख्याल से जिस तरह चल रहा है, रोज़ देखें, सच्ची बात ये शाहज़ेब भाई कि रोज़ की रुपए की मूवमेंट, ये स्टॉक मार्केट की मूवमेंट पे फाइनेंस मिनिस्टर को कान नहीं धरने चाहिए। वो अपना काम करती रहें, और जब वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेंगी, IMF से बात हो जाएगी, तो ये मार्केटें खुद ब खुद काम हो जाएंगी। लेकिन 30% इन्फ्लेशन है तो डिवैल्यूएशन तो थोड़ा एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क में आइंदा आम इंतख़ाबात कब होंगे और उनकी तारीख कौन देगा, इस हवाले से मुल्की इदारों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतख़ाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतख़ाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिखकर मुलाकात से इनकार कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने खत में लिखा है कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से पहले सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करते थे। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो इलेक्शन कमीशन को आम इंतख़ाबात की तारीख देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करेगा। ये बात रिकॉर्ड पर है कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के मशवरे पर तहलील की गई, लिहाजा आर्टिकल 48(5) काबिल गौर नहीं रहता है। आपके ख़त में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती हैं। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियाँ भी जारी हैं। कमीशन की राय है कि मौजूदा सूरत हाल में मुलाकात के महदूद असरात होंगे। इसके बाद आज ही ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के ख़त पर वजारत कानून के सेक्रेटरी को ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर वजारत कानून की राय मांग ली है। इनके आर्टिकल 224 के मुताबिक असम्बली वक्त से पहले तहलील होने की सूरत में इंतख़ाबात 90 दिन के अंदर होंगे, जबकि आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को यह अख्तियार देता है कि वो खुद असेंबली तोड़ने की सूरत में 90 दिन के अंदर कोई तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। मगर आइन का यही आर्टिकल सदर मुमलिकत को काबीना के मशवरे का पाबंद भी करता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम के बाद अब तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो चुका है। इस सारी सूरत हाल पर माहिरीन कानून की राय में इख्तलाफ है कि तारीख कौन दे सकता है। और माहिर कानून रीमा उमर ने ट्विटर पर लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में हालिया तरामीम आइन के तहत और इसके ताबे हैं, और आइन का आर्टिकल 48(5) वाज़ेह तौर पर सदर को यह इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक शिक की तशरीह करते वक्त इस अजीबो गरीब तशरीह से इत्तफाक नहीं किया था कि आर्टिकल 48(5) सिर्फ उस वक्त ही लागू होता है जब सदर मुमलिकत उस सूरत में कौमी असम्बली को तहलील करें जब कोई MNA अदम एतमाद के वोट के बाद वज़ारत उज़्मा के लिए अक्सरियत हासिल ना कर पाए। आइन का आर्टिकल 48(2) और 5 इस तशरीह की हिमायत नहीं करता कि इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान करना सदर का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, बल्कि वो वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यह करार दे चुकी है कि इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर या सदर का सवाबदीदी इख्तियार है, यानी वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील करने के बाद सदर की आइनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात की तारीख मुकर्रर करें। ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है, वो वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद नहीं हैं। इस मामले में मुतल्लिका कवानीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फहम और सोच भी मुकम्मल तौर पर मज़े का खेज़ है और ये आइन और कानूनी तशरीह के उसूलों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इंतख़ाबात से मुतालिक मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की दावत पर आज तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद ने इलेक्शन कमीशन जाकर मुशावरत की है। इस हवाले से जारी होने वाले इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए इजलास में तहरीक इंसाफ और JUI के नुमाइंदों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात की इनेकाद पर जोर दिया और कहा कि इस वक्त हल्काबंदियों की ज़रूरत नहीं है। PTI ने गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया और सियासी रैलियों की इजाज़त देने और यकसा सियासी मौक़े देने का कहा। JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है, मरदमशुमारी के नताइज आ चुके हैं, हल्काबंदी का अमल
पहले मुकम्मल करना चाहिए। एलामी के मुताबिक दोनों जमातों को यकीन दिलाया गया कि कोशिश है कि इलेक्शन का इनेकाद जल्द अज जल्द हो। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा कि इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौके मैसर हों। इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। सियासी जमातों से मुशावरत का यह अमल आइंदा भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हम उसके पीछे खड़े हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।